दोस्तों, ये हमारा पॉलिटी संविधान का ये दूसरा वीडियो है। आप देखिए कि पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर जाके देखिए। संपूर्ण सिलेबस के बारे में चर्चा की गई है, तो वो सारे विषय वस्तु पढ़ने के बाद आपको कहाँ कहाँ पे उसका लाभ होने वाला है। जैसे कि अगर आप वनडे एग्जाम की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की, लेखपाल की, रेलवे की, किसी चीज की, तो वहां पर आपको सीधे सीधे इसका लाभ मिलता है। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी बैंक में, रेलवे में, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। यानी यह एक ऐसा विषय वस्तु है ना सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये विषय वस्तु बन जाता है। हम इनमें वही सारी चीजें बताए कि जो सिलेबस में बताया गया। सिलेबस के अब एक एक पार्ट को बहुत एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि ये किस तरीके से पढ़ना है। जैसे कि भारतीय नागरिकों में समावेशी विकास को ये बढ़ावा देता है। अगर ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने पर आपको ये पता चलता है कि हमारे अधिकार क्या हैं। और उसके बाद तमाम ऐसे आयोग हमारे विकास के लिए बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तमाम आयोग बना दिए जाते हैं। न्याय के बारे में आप जानते हैं कि संविधान और राज व्यवस्था को पढ़ने पर आपको कहां कहां लाभ मिलता है। आप अपने समानता के बारे में जानते हैं कि हम कहां कहां पर हम समान दृष्टि से समान चीजों में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता की अगर नहीं जान रहे हैं तो आप देखिए कई बार अगर नहीं जानकारी है तो हमारा शोषण हो जाता है। ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम संविधान और राज व्यवस्था में ही पढ़ते हैं। उसके बाद आप धार्मिक विषयों के बारे में जानते हैं कि हमारे धार्मिक विषय में हमें संविधान क्या छूट देता है। ये सारी चीजें अगर पढ़ना है तो संविधान और राज व्यवस्था को, आपकी संस्कृति और शिक्षा की अगर आपको बचाना है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कि देखिए अभी आप देख रहे हैं कि जो देश की इस समय की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप देखिए शिक्षा को बचाने के लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ। ये सारी चीजें आंदोलन की जो अथॉरिटी देता है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। ये सारी चीजें आप कहां पर संविधान और राज व्यवस्था को पढ़ने के बाद जानते हैं और उसको अपने जीवन में ढाल के वो सारी चीजों को आप बचा लेते हैं। उसके बाद संवैधानिक उपचार, आपके संविधान पर अगर कहीं कोई तरीके से खतरा आता है तो आर्टिकल 32 जो आपको सुप्रीम कोर्ट सीधे जाने की इजाजत देता है, और उसके बाद आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट आपको ये अथॉरिटी देता है कि कहीं भी अगर आपके फंडामेंटल राइट का या आपके संविधान का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो आप जाके अपने संविधान को बचा सकते हैं। उसके बाद आयोग बहुत सारे बना दिए जाते हैं, आप ये जानते हैं। न्याय जो आप देखते हैं, हमें आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कि चाहे आर्थिक न्याय यानी कि अगर हम पढ़ लिख के नौकरी पाए तो हम अपनी नौकरी की सुरक्षा कैसे करेंगे, जो हम पैसा कमा रहे हैं उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो वो हमको आर्थिक न्याय दिया गया है। उसके बाद सामाजिक स्तर पर धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर कोई हमको ऊंचा नीचा ना कहे कि आप यहां बैठिए हम यहां बैठेंगे, आप वहां जाइए हम यहां नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भेदभाव फैला रहा है तो संविधान क्या करता है, उस व्यक्ति को कड़ी से सजा दे सकता है, कड़ी से कड़ी सजा दे सकता है। उसके बाद राजनीतिक न्याय के तहत आप किसी भी गांव के प्रधानी से चुनाव से लेकर भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति तक के चुनाव को लड़ने की जो व्यवस्था है, जो आपको छूट दी जाती है, वो राजनीतिक न्याय के तहत दिया जाता है। कि कोई भी ये व्यक्ति नहीं कहेगा कि फला राष्ट्र जो पद है वो सिर्फ मेरे लिए है। भारत का कोई भी नागरिक वो क्या कर सकता है, राजनीतिक न्याय के तहत वो चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है और वो शासन सत्ता में आ भी सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पहला हमारा टॉपिक था कि संविधान और राज व्यवस्था में जो समानता और अंतर क्या है, जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं या जो जानते हैं वो गलत तरीके से बताते हैं, गलत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वो सारी चीजें हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए संविधान और राज व्यवस्था का संबंध आपके सार्वजनिक जीवन से है, ना कि व्यक्तिगत जीवन से है। वो उस अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे, वो सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो संविधान हो और चाहे राज व्यवस्था हो, ये आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात नहीं करता। हम बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, अगर समझिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोग अक्सर गलत बता देते हैं कि जो हमारा संविधान है वो राज व्यवस्था है, वो आपके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन दोनों के बारे में बात करता है। ये चीज आप जानिए। तो आप कभी भी बताइए संविधान और राज व्यवस्था केवल हमारे सार्वजनिक जीवन के बारे में बात करता है, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात नहीं करता है। जैसे कि आप अपने घर में हैं और घर में मम्मी पापा कुछ कह दिए तो आप गुस्से में जाके दरवाजे में आप लात मार देते, दरवाजा हो सकता टूट जाए, तो ये क्या हो गया, ये आपके घर का व्यक्तिगत मामला है। क्या वहां संविधान आके आपको दोषी मानता है?
नहीं मानता है। वैसे अगर आप सार्वजनिक स्थल पे कहीं गए हैं और कोई अधिकारी आपको कुछ कह दिया तो क्या उठा के उस ऑफिस के दरवाजे पर आप एक लात मारते हैं? अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप संविधान के क्या बन जाते हैं? आप गुनहगार बन जाते हैं, वहां पर आपको सजा दे दी जाती है। तो यह है सार्वजनिक और आपके निजी जीवन से मतलब है। जो संविधान और राज व्यवस्था आपके किसके बारे में बात करता है? आपके सार्वजनिक जीवन के बारे में बात करता है। यानी कि आपके घर पर क्या शिक्षा दी जाएगी आपके माँ बाप के तहत, वो सारे विषय के बारे में बात नहीं करता है। उसके बाद कानून व्यवस्था देश की कैसी रहेगी, देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, इस बारे में संविधान बात करता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में बात करता है हमारा संविधान। आर्टिकल आप 50 पढ़ते हैं, सॉरी आर्टिकल 51 पढ़ते हैं, तो उसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात किया गया है। उसके बाद प्रशासन आपके देश का कैसे होगा, इस विषय वस्तु के बारे में भी बात किया गया। और आर्थिक विकास का माध्यम क्या होगा, कि यानी पूरी तरीके से सरकार के माध्यम से होगा कि निजी लोगों के माध्यम से होगा कि दोनों लोगों के माध्यम से होगा, ये सारी चीजें जो है ये माध्यम कौन तय करता है? ये हमारी संविधान और राज्य व्यवस्था के तहत किया जाता है। अब आगे देखिए कि हम जो पढ़ते हैं कि संविधान, तो हम पहले संविधान को समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान है क्या। तो संविधान उन नियम एवं प्रावधानों के संग्रह का आधार होता है जिसके द्वारा किसी देश का शासन संचालन किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि भारत के देश का शासन संचालन केवल भारत के देश के संविधान, तो ये किसी भी दुनिया में अगर संविधान है तो संविधान का मतलब यही है कि उस संविधान में कुछ नियम और कुछ कानून, कुछ प्रावधान बना दिए जाते हैं और उन प्रावधानों पर चल के कोई भी देश अपना देश जो रहता है वहां पर वो कानून व्यवस्था और शासन संचालन करने का काम करता है। ये होता है हमारे संविधान की परिभाषा के तहत। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्य व्यवस्था की परिभाषा में हम क्या पढ़ते हैं। तो हमने बताया कि संविधान वह है कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माता के द्वारा हमको संविधान बना के दे दिया गया, वो है हमारा संविधान। और जबकि राज्य व्यवस्था क्या है, उस संविधान की प्रासंगिकता बनी रहे, अनंत समय तक, अनंत काल तक वो रन कर पाए और उससे लोग लाभ ले पाए, ये भारत चल पाए लंबे समय तक, उसके लिए क्या किया गया? राज्य व्यवस्था के तहत 3 व्यक्तियों को अथॉरिटी दी गई कि वो 3 व्यक्ति कौन हैं? इसमें कहा गया किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को उस देश की राज्य व्यवस्था कहते हैं और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 3 लोग आते हैं। कौन कौन? संसद के द्वारा बनाए गए नियम कानून का अध्ययन जो किया जाता है वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, और यही नियम कानून चाहे बनाने का चाहे अध्ययन करने का, जो हमारे संविधान में नियम कानून बनते हैं वो संसद के द्वारा बना के ऐड कर दिए जाते हैं, ये राज्य व्यवस्था का पार्ट बन जाता है। और जबकि उसमें जो परंपरागत चीजें लिख दी गई है वो राज्य व्यवस्था, अभी इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो और बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। उसके बाद दूसरे स्तर पर आता है हमारा न्यायालय। न्यायालय अपने निर्णयों के माध्यम से हमारे संविधान को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन जब न्यायालय आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा या हाई कोर्ट आएगा, तो वो किसका भाग बन जाता है? वो राज्य व्यवस्था का भाग बन जाता है जो हमारे संविधान को सुरक्षित करने का काम करता है। अगला, संविधान से बाहर कई सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं। क्या वो संस्थाएं अगर संवैधानिक हैं या सांविधिक संस्थाएं हैं तो वो संविधान का हमारे उल्लंघन नहीं करती हैं? जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, ये सारे आयोग जो हैं वो हमारे संविधान को मजबूत करते हैं, ना कि कमजोर करते हैं। तो ये तीनों जो विषय वस्तु हैं ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, आप सरल शब्दों में कहिए कि संविधान कुछ मामलों में अलग है, राज्य व्यवस्था कुछ मामलों में अलग है, लेकिन अलग सिर्फ इसी मामले में है कि संविधान की प्रासंगिकता बनी रहे, उसके तहत 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई। यानी संविधान के 3 बेटे हुए, एक संसद, एक सुप्रीम कोर्ट और जो तमाम संस्थाएं बनाई गई हमारे देश के संविधान लागू होने के बाद, वो सारी चीजें हमारी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आप देखिए कि अब यहां से चीजें और क्लियर होंगी कि संसद के द्वारा बनाए गए नियम कानून से कैसे हमारी राज्य व्यवस्था मजबूत होती है। तो आप जानिए कि हमारे देश के संविधान में केवल एक आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल 17, जो क्या बात करता है? अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है। यानी जब आर्टिकल 17 पढ़ते हैं तो वो संविधान का भाग बन जाता है, लेकिन आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए जो संसद के द्वारा प्रयास किया जाता है बाद में संविधान लागू होने के बाद, वो सारी चीजें राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आर्टिकल 17 में केवल संविधान निर्माता इतना लिख के चले गए कि अस्पृश्यता का अंत होगा, लेकिन संविधान निर्माता इतना कहने से वो बहुत सीधे सरल स्वभाव के थे कि भारत के लोग 200 साल गुलामी के बाद किसी तरीके से आजाद हुए हैं, तो वो शायद किसी भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन भारत के खून में क्या था? 200 साल की गुलामी, और उसके बाद वही गुलामी कुछ लोगों के अंदर गुलाम बनाने की भावना पैदा कर देती है।
तो ये सारी चीजों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, संसद के द्वारा पहला नियम कानून बनाया जाता है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बना दिया जाता है, और जिसके तहत यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत करेगा तो वो संविधान का विरोधी माना जाएगा और संविधान उसको क्या करेगा, उसको सजा देगा। जब यह नियम कानून आया तो अस्पृश्यता जो आर्टिकल 17 में बात की गई वो धीरे धीरे लोग डर बस या जैसे भी वो मानने लगे और लोग एक दूसरे के साथ छुआछूत करना कम करते हैं, लेकिन अभी भी बंद नहीं हुआ। उसके बाद फिर 1976 में क्या होता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आता है, या इसी को हम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं, जो 1976 में आता है। यानी कि यही अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का नाम बदल के 1976 में क्या कर दिया जाता है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं कि 1976 में जो 1955 में कानून आया उसको और कठोरता से लागू करने के लिए 1976 में उसका नाम बदल दिया गया और साथ ही साथ उसके प्रावधान भी कठोर कर दिए गए। उसके बाद इस समाज का सबसे शोषित और जो सबसे सताया जाने वाला वर्ग था वो था एससी एवं एसटी वर्ग था। उनके लिए संसद क्या करती, एक अलग प्रयास करती है कि ताकि इस समाज में सद्भावना पैदा कर सके, छुआछूत का अंत कर सके, इसलिए एक कानून लेके आती है एसटी एवं एसटी के लिए, जिसे हम अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के रूप में जानते हैं, या इसी को शॉर्ट फॉर्म एससी एवं एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के रूप में जानते हैं। ये जब कानून आया तो ये कानून में एक ऐसा प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर एससी एवं एसटी के तहत अगर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा तो उसको एक ऐसी जेल होगी जो गैर जमानती जेल होगी। तो इतना कठोर प्रावधान बनाए गए और उस कठोर प्रावधान के तहत क्या किया गया, तब लोग डरने लगे और डर के क्या किए, डर के छुआछूत धीरे धीरे वो क्या करने लगे, कम करने लगे। आगे फिर हम देखते हैं कि जो दूसरा मतलब राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जिम्मेदारी दी गई संविधान को बचाने की, वो दिया गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को दिया गया, और न्यायालय ने समय समय पर अपने किसी केस और किसी माध्यम से क्या करता है, संविधान को बचाने का प्रयास करता है। जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट सब क्लास ए में विचार एवं अभिव्यक्ति की बात की गई है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। और वो स्वतंत्रता क्या करता है कि जब तक प्रेस की स्वतंत्रता देश में नहीं रहेगी तब तक आपके विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, मान ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट आके प्रेस की स्वतंत्रता को आपको एक मौलिक अधिकार देता है। उसके बाद इंटरनेट का अधिकार भी आपको दिया जाता है, लेकिन इंटरनेट का अधिकार एक मौलिक अधिकार वही माना जाएगा जहां पर आप इंटरनेट के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों को बचाने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो समय समय पर न्यायालय आके क्या करता है, हमारे संविधान को मजबूत करने का प्रयास करता है, लेकिन ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। उसके बाद आर्टिकल 21 में जो जीवन के अधिकार के बारे में बात करता है, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट देखिए आके क्या करता है, निजता का अधिकार दिया गया। पुट्टास्वामी केस 2017 में भर भर के सवाल यहां से पूछा गया, कई बार सवाल पूछा गया कि कौन से ईयर में आया था, कौन सा केस था जो निजता के अधिकार के बारे में बात करता है। तो ये सारी चीजें हैं कि निजता के अधिकार के बारे में पुट्टास्वामी केस और केरल का ये विवाद था, और उसके बाद 2017 में ये केस हुआ था। उसके बाद निद्रा का अधिकार दिया गया रामलीला मैदान में जो अनशन पे बैठे थे बाबा रामदेव, और आप जानते हैं कि उस समय रात में पुलिस लगभग 11-12 बजे पहुंचती है और इन सभी व्यक्तियों के ऊपर लठ बरसाना स्टार्ट करती है। तो ये लोग भाग के मतलब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं क्या माई बाप हमें रात में भी सोने का अधिकार नहीं है। तो इस केस में 2012 में आपको निद्रा का अधिकार दिया गया कि अगर रात में आपको 10 बजे 11 बजे कोई गंभीर मामला ना हो तो आपके घर पुलिस नहीं जा सकती है, आपको परेशान नहीं कर सकती है, आपको सोने का अधिकार दिया गया। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये आप देखिए ये किसके तहत हो रही, ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हो रही। उसके बाद तमाम ऐसी संस्थाएं बनाई गई, और वो संस्थाएं क्या हैं कि हमारे संविधान को मजबूत करने का प्रयास करती हैं। जैसे कई सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग, और उसके बाद स्टेट पीसीएस यूपीएससी, तमाम ऐसे संस्थाएं हैं। वो संस्थाएं क्या करती हैं, आपको बचाने का प्रयास करती हैं, आपको सारी चीजें आपके देश के संविधान को बचाने का प्रयास करती हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। उसके बाद असंवैधानिक संस्थाएं क्या है, एक लाइन में ये भी समझ लीजिए कि असंवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो हमारे देश के संविधान में विश्वास न करे, जो हमारे देश की सरकार में विश्वास न करे। जैसे माओवाद हो गया, नक्सलवाद हो गया। अगर आप कहेंगे तो अगले वीडियो में हम नक्सलवाद को बहुत अच्छे से समझा देंगे, माओवाद क्या होता है वो भी समझा देंगे। बस अभी भावना ये है कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर और समानता क्या है, ये चीज हम समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद गैर संवैधानिक संस्थाएं भी हमारे संविधान को मजबूत करने का प्रयास करती हैं, और यही गैर संवैधानिक
संस्थाओं को दो हिस्सों में बांटा गया, एक सांविधिक और एक कार्यपालिकीय। अगर देश में कोई भी राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी संस्था, कोई भी आयोग बनाया जाता है, जैसे नीति आयोग, विधि आयोग, तो वो एक कार्यपालिकीय संस्था होती है। और जबकि सांविधिक संस्था क्या है कि जो हमारे देश के संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको हम सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो फिर हमारा संविधान और राज्य व्यवस्था में एक लाइन में अंतर समझिए कि अगर कोई कहे संविधान क्या है, तो आप एक लाइन में कहिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बैठे 299 व्यक्तियों के द्वारा जो संविधान बना के हमको दे दिया गया और जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं, वो संविधान हो जाता है। लेकिन क्या उसमें कोई संशोधन नहीं होगा? जो संशोधन हुआ वो संशोधन 3 व्यक्तियों के माध्यम से, कभी आयोग गठित करके, कभी संसद के द्वारा, कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो है ये किसके माध्यम से? ये राज्य व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। तो ये शायद आप समझ पाए कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है, इस चीज को आप समझ गए हैं। तो अब देखिए कि जो संविधान है, संविधान को इसमें बांटा गया, पार्ट में बांटा गया, पार्ट को चैप्टर में बांटा गया और चैप्टर को आर्टिकल में, आर्टिकल को क्लाज में, क्लाज को सब क्लाज में। ये हम अगली वीडियो में इसको और अच्छे से डिटेल से समझाएंगे, तब आप इस चीज को समझ पाएंगे। आपको ये हमारा वीडियो या हमारा प्रयास ये कैसा लग रहा है, ये कमेंट करके और आप बताइए बेहतर तरीके से। और जो भी शब्दावली आपको नहीं समझ में आ रही और जो बात नहीं समझ में आ रही, वो कमेंट करके बताइए। हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको संविधान और राज्य व्यवस्था न सिर्फ कंपटीशन के दृष्टि से, आपके सामाजिक जीवन से, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी ये अच्छे से आप भली बात जान पाएं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।